हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंकज, आपके अपने यूट्यूब चैनल द सेलेक्ट पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री जीएस पढ़ रहे थे। हिस्ट्री जीएस में महमूद गजनवी के आक्रमण तक चीज़ें हम लोगों पढ़ लिया था। वहां तक की वीडियो आपको मिल भी गई होगी। आज हम स्टार्ट करते हैं मोहम्मद गोरी का आक्रमण। और मोहम्मद गोरी का आक्रमण महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से। कारण यह है कि मोहम्मद गोरी के आक्रमणों के परिणाम स्वरूप ही भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना हो सकी। इसको यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी, उसकी नींव भारत में मोहम्मद गोरी ने ही तैयार किया था। तो आज हमको मोहम्मद गोरी के आक्रमणों को डिटेल से देखना है। हमको उसके जीवन परिचय से, उसके इतिहास से, कहाँ से वो आया था और किस तरीके से वो गोरख प्रदेश का निवासी था। फिर वो गजनी का शासक बनता है और गजनी के शासक बनने के पश्चात वह भारत की ओर अपनी सेना लेकर आगे बढ़ता है और किस तरीके से फिर भारत के कई क्षेत्रों को अपने आधिपत्य में जमाता है और अपने आधिपत्य में जमाने के पश्चात फिर वह अपने जीते हुए प्रदेशों को अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपता है। खैर, उसके गुलाम तो कई थे। मोहम्मद गोरी का एक बहुत बड़ा कथन था, क्योंकि उसका अपना कोई पुत्र नहीं था। वो हमेशा कहा करता था, किसी के एक दो चार छह पुत्र होंगे, मेरे तो हजारों हजार पुत्र हैं जो मेरे मरने के पश्चात मेरे जीते हुए प्रदेशों को ऊंचाई तक ले जाएंगे। तो ये कहना था मोहम्मद गोरी का। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। और यहीं से एक और पृष्ठभूमि आपको तैयार होगी कि जो भारत में पहला गुलाम वंश या पहला तुर्की वंश स्थापित हुआ, वो किस तरीके से, उसका गुलाम क्यों नाम पड़ा, या फिर उसका दास नाम क्यों पड़ा, या उसके अलग अलग नाम क्यों हैं। खैर, ये इस पर डिटेल में चर्चा तो हम करेंगे भारत में जब गुलाम वंश की स्थापना, ठीक अगले वीडियो में। चलिए पहले हम लोग मैप बनाते हैं। मैप में समझने की ये कोशिश करते हैं कि कहाँ पर से कहाँ उसकी सत्ताएं थी, वो कहाँ से किस तरीके से भारत में आया था। चलिए आइए हम मैप बनाते हैं। मैप आप लोग भी बनाइए और मैप में ध्यान से समझिएगा, तब आपको चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आएंगी। देखिए, जब देश का विभाजन नहीं हुआ था तो हमारे देश का मैप कुछ यूं था। यूं कहने का आशय ये था कि पाकिस्तान का वो हिस्सा अपने देश में शामिल था, इस तरीके से। और यदि हम इस मैप को, क्योंकि अफगानिस्तान का भी कुछ क्षेत्र भारत का हिस्सा रहा है हिंदू कुश पर्वत तक, तो इसलिए हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। आप लोग देख के बनाइएगा। कारण ये है कि आप लोग अगर सोचेंगे कि पहले हम बना के फिर जैसे हम साफ करते हैं वैसे बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर नहीं बन पाएगा। इसको हम और आगे लंबा ले जा सकते हैं। ये इस तरीके की कुछ चीजें। तो ये था उस समय देश का मैप। अगर इसमें हम देखें दोस्तों, तो इसके इस क्षेत्र में यहाँ पर जो क्षेत्र था वो था उन दिनों गौर प्रदेश। कौन सा प्रदेश था? गौर प्रदेश था। और उसके पश्चात इस क्षेत्र से सटा हुआ, अगर इसको हम ये कह दें, तो ये था उस समय का गजनी साम्राज्य। आपको महमूद गजनवी का जब हम इतिहास पढ़ा रहे थे पिछली वीडियो में, तो आपको हम क्लियर करके ये बता दिए थे कि भारत किससे किस क्षेत्र में गजनी पड़ेगा। तो ये था गजनी का साम्राज्य। अब गजनी का साम्राज्य का मतलब हम यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पे गजनी वंश की स्थापना होती। साम्राज्य में तो गजनी के साम्राज्य में फिर पंजाब तक की चीजें शामिल थी, लेकिन आपको ये नहीं समझना। पहले ये देखिए जो गौर प्रदेश था, गौर प्रदेश आधुनिक अफगानिस्तान में, तो यहाँ पे जिस वंश की स्थापना हुई गौर प्रदेश में, उसको कहा गया गौरी वंश। कहीं कहीं पुस्तकों में आपको प्रोनाउंसिएशन को लेकर गौरी भी मिल जाएगा, क्योंकि गौरी शब्द नहीं था ये। गौरी शब्द जो है ये फारसी भाषा का है, तो शुद्ध गौरी होना चाहिए। उसी तरीके से जिस तरीके से आप जब भारत का इतिहास पढ़ते पढ़ते जब खिलजी वंश पढ़ते होंगे, तो किन्हीं किन्हीं किताबों में खिलजी के स्थान पर उनको खलजी भी मिल जाता है। तो देखिए वहां पर तो हम कहते हैं कि खिलजी कम शुद्ध है जितना शुद्ध खलजी है। वो इसलिए क्योंकि ये जो अब खिलजी थे, जिनको हम खिलजी वंश के नाम से जानते हैं, अफगानिस्तान में एक प्रदेश था उन दिनों,
उस प्रदेश का नाम था खल्ज प्रदेश। तो खल्ज प्रदेश से आए हुए लोगों को ही या तो खिलजी कहा गया या तो खलजी कहा गया। अब चूंकि प्रदेश का नाम खल्ज था इसलिए उनको खलजी कहना अधिक उपयुक्त है, लेकिन हमारी आम बोलचाल की भाषा में हमारे जुबान में जो चीजें बैठ जाती है उसी तरीके से हम खलजियों को क्या कहने लगे, खिलजी। उसी तरीके से गौरी वंश शुद्ध गौरी शब्द है, गौरी की जगह पे गौरी आ गया, वो अलग बात है। चलिए हम इस पर नहीं पढ़ेंगे, ये आपके एग्जाम में कहीं नहीं पूछा जाएगा। हाँ कहीं आपको अगर मेंस वगैरह लिखना होगा तो वहां पे आप किस शब्द का प्रयोग करते हैं, अगर काफी जांचने वाला इस पर ध्यान देता है। तो चलिए आप हमको टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज चीजें पढ़ना है, फैक्ट पर ज्यादा फोकस करना है। तो गौरी वंश की स्थापना होती है कहाँ पे, गौड़ प्रदेश में। अब सवाल तो ये पूछा ही जा सकता है कि भारत में गौरी वंश की स्थापना किसने किया था। तो भारत में जो गौरी वंश की स्थापना थी उसका संस्थापक माना जाता है अलाउद्दीन जहान सोज। मैं यहाँ लिख देता हूं नीचे, अलाउद्दीन जहान सोज, जहान सोज। अलाउद्दीन जहान सोज ही गौरी वंश के संस्थापक था। इसके दो पुत्र थे, एक पुत्र का नाम था गियासुद्दीन और दूसरे पुत्र का नाम था शिहाबुद्दीन। एक का गियासुद्दीन, दूसरे का नाम शिहाबुद्दीन। देखिए गियासुद्दीन इसमें बड़ा था और जबकि शिहाबुद्दीन इसमें क्या था, छोटा भाई था। जब अलाउद्दीन जहान सोज की मृत्यु हो जाती है तो अलाउद्दीन जहान सोज की मृत्यु के पश्चात गियासुद्दीन जो है यह गौड़ प्रदेश का शासक बनता है। गौड़ प्रदेश का शासक बनता है या यूं कहें कि वह गौरी वंश की गद्दी पर बैठता है। कई वर्षों तक गौड़ प्रदेश पर गियासुद्दीन यानी बड़ा भाई शासन करता रहा। अब मैं पिछली वीडियो में जो चीजें बताया था थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए। मैंने कहा था महमूद गजनवी की मृत्यु के पश्चात गजनी वंश में कमजोर उत्तराधिकारी हुए, यानी योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव था। इसी योग्य उत्तराधिकारियों के अभाव के कारण धीरे धीरे गजनी वंश की सत्ता क्या होती चली गई, कमजोर होती चली गई। तो गजनी वंश की सत्ता इधर कमजोर होती जा रही है, उधर गियासुद्दीन के नेतृत्व में गौरी वंश की सत्ता मजबूत होती चली जा रही है। तो ऐसे में गजनी वंश की सत्ता आप देख ही रहे हैं कहां पर थी, गजनी में थी। अब इस अगर आप ये देखिए कि अगर दो राज्यों की साम्राज्य की सीमाएं आपस में यदि टकराती हैं तो ऐसे में दोनों राज्यों के बीच युद्ध क्या होते हैं, अक्सर अवश्यंभावी हो जाते हैं। तो ऐसे में गियासुद्दीन और गजनी वंश के शासकों के बीच युद्ध होता है और इस युद्ध में गियासुद्दीन विजयी होता है। तो कहने का आशय यह है कि गौरी वंश का शासक गियासुद्दीन गजनी वंश के शासकों को पराजित करने के पश्चात इसने गजनी पर अधिकार कर लिया। तो गजनी पर अधिकार करने वाला शासक कौन था, गौरी वंश का शासक गियासुद्दीन था। गियासुद्दीन जब गजनी पर अपना आधिपत्य जमा लेता है तो गजनी पर शासन करने खुद नहीं आता, बल्कि गजनी की सत्ता अपने छोटे भाई शिहाबुद्दीन को, वही शिहाबुद्दीन जो आगे चलकर शिहाबुद्दीन मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से विख्यात होगा। तो यह सत्ता यहाँ गजनी की सत्ता किसको मिल जाती है, शिहाबुद्दीन को, जिसको हम ज्यादा नाम जिसका फेमस है मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी को सत्ता मिल जाती है। अगर इसको हम शॉर्ट में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि मोहम्मद गौरी के बड़े भाई गियासुद्दीन ने गजनी के साम्राज्य को विजित कर अपने छोटे भाई को सौंप दिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए गियासुद्दीन और शिहाबुद्दीन यानी मोहम्मद गौरी के बीच की में यदि हम उनका तुलनात्मक अध्ययन करें, उनकी सोच के विषय में समझें, तो मोहम्मद गौरी अपने भाई गियासुद्दीन की तुलना में कहीं अधिक महत्वाकांक्षी था, वह कहीं अधिक साम्राज्यवादी था। इसीलिए वह गजनी का शासक तो बना रहा अपने भाई के अधीन ही, लेकिन अपने भाई के और अपने खुद के साम्राज्य विस्तार करने में उसने तनिक भी कोताही नहीं बरती। कहने का आशय ये हुआ कि अपने भाई के अधीन ही रहते हुए वह बड़े
क्या गजनी के भी का भी साम्राज्य विस्तार करता है और गोर साम्राज्य। इन दोनों भाइयों के बीच संबंध बेहतर बने रहे। बेहतर इसलिए बने रहे क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे, जब उसके भाई की मृत्यु हो जाती है 1205 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की भी मृत्यु हो जाती है, तो आपको याद होगा एक वहां पे एक बात आएगी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्त करने वाला कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद गोरी का भतीजा यानी गियासुद्दीन का पुत्र महमूद था। तो ये उदाहरण ये बताता है कि इन दोनों भाइयों की मृत्यु के पश्चात भी इनके संबंध बने रहे। यही कारण था कि भाई की मृत्यु के पश्चात जब मोहम्मद गोरी गोर प्रदेश का भी शासक बनता है और उसकी मृत्यु के पश्चात उसका भतीजा ही गोर प्रदेश का शासक बनता है, जबकि गजनी वाला जो क्षेत्र था वो मिल जाता है यलदौज को और सिंध का जो क्षेत्र है वो मिल जाता है कुबाचा को। बाकी जो आज के भारतीय प्रदेश हैं ये मिलता है ये मिलता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो चलिए वहां पर आएंगे तो हम डिटेल में बताएंगे। हम ये उदाहरण यहाँ पर इसलिए बता रहे हैं कि इन दोनों भाइयों के बीच संबंध बेहतर था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मोहम्मद गोरी, आपको यहाँ तक क्लियर हो गया कि मोहम्मद गोरी शासक बन जाता है गजनी का, और गजनी का शासक बनने के पश्चात वह भारत की ओर, यानी अगर यहाँ से देखें भारत से अगर गजनी देखें तो पश्चिमोत्तर यानी उत्तर पश्चिम की ओर है, तो वो इस क्षेत्र में भारत की ओर आक्रमण करने की योजना बनाई। उसके योजना के पीछे कारण ये भी था कि वो भारत की ही ओर क्यों आया, क्या उधर मध्य एशिया की ओर नहीं जा सकता था। उसके पीछे ये था, उसकी सोच ये थी कि एक दीर्घजीवी साम्राज्य के लिए, एक मजबूत सत्ता स्थापित करने के लिए सबसे अधिक जिस चीज की आवश्यकता होती है वो होता है धन, और धन ज्यादातर आपको मिलने की जो संभावना थी वो कहाँ थी, भारत की ओर। क्योंकि इसके पहले महमूद गजनवी 17 बार आक्रमण करके यहाँ से खूब धन लूटा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोहम्मद गोरी धन लूटने के लिए आया था, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि मोहम्मद गोरी इधर इसलिए आया क्योंकि उसे साम्राज्य के साथ साथ अत्यधिक मात्रा में धन मिलने की भी उम्मीद थी। इन्हीं सब सोच को लेकर वो आगे बढ़ा। अब चलते हैं, आप हेडिंग लगाइएगा मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण। तो मोहम्मद गोरी के आक्रमणों से सवाल खूब पूछे जाते हैं कि उसका पहला आक्रमण कैसे हुआ। मैप में आप बेहतर तरीके से समझिएगा। इस तरीके का मैप मैं जब पृथ्वीराज चौहान पढ़ा रहा था तो वहां पर भी समझाया था। फिर से एक बार रिपीट करते हैं क्योंकि अगर इस टॉपिक में हम उसको छोड़ देते हैं तो कुछ अधूरा सा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गोरी का जो पहला आक्रमण था वो होता है मुल्तान पर, और मुल्तान पर उसका जो आक्रमण होता है वो 1175 ईस्वी में। तो कहने का मतलब है कि मोहम्मद गोरी का भारत पर प्रथम आक्रमण जो होता है वो मुल्तान पर होता है। कब होता है, 1175 ईस्वी में। यदि हम मुल्तान की बात करें तो ज्यादा बड़ा हो, ये क्षेत्र, ये था कौन सा क्षेत्र, मुल्तान का क्षेत्र। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये कौन सा क्षेत्र था, गुजरात, अन्हिलवाड़ा, जहां पे सोलंकी वंश यानी चालुक्य वंशी शासकों की सत्ता थी। अब जब 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पर आधिपत्य जमा लिया तो उसने यह सोचा कि हम इस मुल्तान से होते हुए गुजरात और गुजरात से होते हुए दक्षिण भारत की ओर चलेंगे, क्योंकि उसे इतना अवश्य पता था कि दक्षिण भारत के मंदिरों में अकूत संपत्ति उसे मिलने की संभावना थी। यही सोचते हुए उसने अपना दूसरा आक्रमण किया 1178 ईस्वी में। तो मोहम्मद गोरी का जो दूसरा आक्रमण था वह होता है अन्हिलवाड़ा पर। अन्हिलवाड़ा कहने का आशय ये था कि गुजरात, क्योंकि उस समय गुजरात की राजधानी अन्हिलवाड़ा ही थी। तो 1178 ईस्वी मोहम्मद गोरी का दूसरा आक्रमण अन्हिलवाड़ा पर होता है। और मैंने आपको बताया था कि उस समय अन्हिलवाड़ा पर चालुक्य वंशी शासक मूलराज द्वितीय की सत्ता थी। वही मूलराज द्वितीय जिसकी सेना में उसका भाई भीम द्वितीय शामिल था और उसकी खुद की वीर माता नायिका देवी। तो ऐसा लिखा गया इतिहास में
कि मूल राजदूती अपने भाई भीमदूती और अपनी माता नायिका देवी की सहायता से मोहम्मद गोरी को अन्हिलवाड़ा के मैदान में पराजित किया। इसे अन्हिलवाड़ा युद्ध 1178 के नाम से इतिहास में जाना जाता है। तो 1178 ईस्वी में अन्हिलवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय हुई और विजय कौन होता है, विजयी कौन होता है, मूल राजदूती। यह मोहम्मद गोरी के जीवन की भी कह लीजिए और भारत में भी वह उसकी पहली पराजय थी। अपनी इस पराजय के पश्चात मोहम्मद गोरी को यह क्षेत्र जो मैंने बताया कि ये इस रास्ते से वो भारत में प्रवेश करना चाहता था, उसे इस रास्ते से भारत में प्रवेश करने के लिए करने की जो इच्छा थी उसे त्यागनी पड़ी और उसे फिर वापस जाना पड़ा। तो फिर जब वापस जाता है तो कहाँ, गजनी जाता है। अब कुछ दिनों तक वह अपने सेना की तैयारी करता है, इस अगल बगल के क्षेत्रों को विजिट करता है, हमको यहाँ पर अभी नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम सीधे अब बात करेंगे पंजाब की, क्योंकि उसके बाद उसके कई आक्रमण होते हैं बीच बीच में, लेकिन इस क्षेत्र में नहीं होते, अपने गजनी और गोप प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में ही आक्रमण करता है। तो चलिए दो आक्रमण आप याद रखिएगा, 1175 ईस्वी मुल्तान और 1178 ईस्वी अन्हिलवाड़ा, और अन्हिलवाड़ा के युद्ध में वो पराजित होता है। अब आपको मैप भी समझ में आ गया कि पराजित होने के पश्चात उसे फिर से वापस जाना पड़ा और मुल्तान उसके अधिपत्य में है, लेकिन उस गुजरात को अपने अधिपत्य में नहीं कर पाया। चलिए फिर हम इसको साफ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जब वह अन्हिलवाड़ा के युद्ध में पराजित हो गया तो कुछ दिनों तक अपनी सेना को मजबूत करता रहा और मजबूत करने के पश्चात वह फिर 1188 ईस्वी में फिर आक्रमण करता है और 1188 ईस्वी में वह आक्रमण करता है पंजाब पर। अब आइए मैप में पंजाब की लोकेशन देखिए। यदि आज हम पंजाब को देखें तो पंजाब का आधा हिस्सा पाकिस्तान में है और आधा हिस्सा भारत में है। कहने का मतलब यह है कि विभाजन के उपरांत पंजाब के दो टुकड़े हो गए, एक पाकिस्तान में चला गया और एक हिस्सा भारत में था। तो अब मोहम्मद गोरी इस रास्ते का परित्याग कर अब इस रास्ते से भारत में प्रवेश करने की योजना बनाई। अब मुझे आपको पिछले वाली क्लास को ध्यान देना होगा, मैंने कहा था कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के परिणाम स्वरूप मुल्तान में तुर्की सत्ता स्थापित हो गई थी। वहीं पर महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप आपको याद होगा कि पंजाब में उसका जो 15वां आक्रमण हुआ था, तो 15वें 1024 तो 15वें आक्रमण के परिणाम स्वरूप गजनवी की पंजाब में सत्ता। इसका मतलब ये हुआ कि 1188 ईस्वी में मोहम्मद गोरी जब पंजाब पर आक्रमण कर रहा है तो उस समय पंजाब में गजनी वंश की सत्ता थी और गजनी वंश की सत्ता थी और उस समय वहां का जो गजनी वंश का जो शासक था, उस शासक को मोहम्मद गोरी कुछ दिनों तक बंदी बनाए रखता है और बंदी बनाने के पश्चात फिर उसकी हत्या कर देता है। यदि नाम जानना हो उस शासक का तो उसका नाम था खुसरो। तो यानी कि 1188 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी पंजाब पर आक्रमण करता है तो पंजाब में गजनी वंश के शासक खुसरो की सत्ता थी। मोहम्मद गोरी उसे पराजित करता है, कुछ दिनों तक बंदी बनाकर रखता है, उसके पश्चात फिर उसकी हत्या कर देता है और हत्या करने के पश्चात अब ध्यान दीजिएगा पंजाब में कौन सी सत्ता स्थापित हो गई, गोरी वंश की सत्ता स्थापित हो गई। और यदि हम इसको इस तरीके से देखें तो ये कौन सा क्षेत्र है, राजस्थान। अब जब पंजाब को मोहम्मद गोरी विजित कर लेता है तो पंजाब को विजित करने के पश्चात आज भी मैप में देखेंगे तो पंजाब और राजस्थान की सीमाएं आपस में लगती हैं। तो कहने का आशय ये हुआ कि मोहम्मद गोरी का जब पंजाब पर आधिपत्य स्थापित हो गया, इसका मतलब यह है कि राजस्थान के से उसके साम्राज्य की सीमाएं छूने लगी और उस समय राजस्थान पर किसी और की नहीं बल्कि राजस्थान पर उस समय जो सत्ता थी वह थी किसकी, पृथ्वीराज चौहान की। तो पृथ्वीराज चौहान की साम्राज्य की सीमाएं, और यूं कह लीजिए अगर ये मोहम्मद गोरी के साम्राज्य है और ये चौहान वंश का साम्राज्य है तो इन दोनों के साम्राज्य की सीमाएं टकराने लगी और दोनों चौहान वंशी शासक के विषय में मैंने बताया था। उस समय जितने भी राजपूत वंश से सबसे योग्य शासक पृथ्वीराज चौहान या सबसे ताकतवर या सबसे मजबूत शासक पृथ्वीराज चौहान ही माना जाता था।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब दोनों राज्यों के साम्राज्य की सीमाएं जब टकराने लगेगी तो ऐसे में युद्ध अवश्यंभावी हो जाता है एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था में। तो ऐसे में एक राज्य दूसरे राज्य के को एक क्या शंका भरी निगाहों से शक बस कि वो कहीं हमारे ऊपर आक्रमण न करे, कहीं वो इसके ऊपर आक्रमण न करे, ऐसी विचारधाराएं होती हैं। तो उस समय मैंने एक किले का नाम लिया था भटिंडा का किला। मैं कहा था ये भटिंडा का किला बार बार जिक्र में आएगा। तो इस शक भरे माहौल में मोहम्मद गौरी ने भटिंडा के किले पर आक्रमण किया और इस भटिंडा के किले पर आक्रमण करने के पश्चात ही दोनों राज्यों के बीच युद्ध अनिवार्य हो गया। और वह अनिवार्य युद्ध होता है कब? 1191 ईस्वी में, जिसे इतिहास का सबसे फेमस युद्ध माना जाता है, तराइन का प्रथम युद्ध। अब इन युद्धों के विषय में हम यहाँ डिटेल से नहीं बताएंगे, आपको पता है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान वाले वीडियो में हमने दोनों युद्धों के विषय में डिटेल में बताया। तो 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। इसका परिणाम भी आपको पता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। मोहम्मद गौरी फिर से 1178 की भांति युद्ध मैदान से भागा और फिर वापस चला गया कहाँ? अपने स्वदेश, अपने देश कहाँ? गजनी। उसके एक साल पश्चात वो फिर भारत आता है और भारत आने के पश्चात 1192 ईस्वी में फिर से युद्ध होता है जिसको नाम दिया गया तराइन का द्वितीय युद्ध। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है। यह था दूसरा युद्ध। और यहीं से भारत में या दिल्ली में, अजमेर में, राजस्थान में एक हिंदू सत्ता के स्थान पर एक तुर्की सत्ता की स्थापना हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि दिल्ली पर शासन करने वाले अंतिम हिंदू शासक जो थे वो कोई और नहीं बल्कि पृथ्वीराज चौहान थे। तो ये थी मोहम्मद गौरी की 1191 के तराइन के युद्ध में उसकी पराजय और 1192 के युद्ध में उसकी विजय। उसकी विजय से ही भारत के इतिहास में अमूलचूल परिवर्तन हुआ। इतना परिवर्तन हुआ कि आने वाले कई सदियों तक भारत में फिर तुर्की सत्ता की स्थापना ही बनी रही, तुर्की सत्ता ही स्थापित रही। तो मैंने ये शुरुआत में ही कहा था कि यह अंतिम हिंदू राजाओं का शासन था, अंतिम हिंदुओं की सत्ता थी। उसके पश्चात फिर भारत में मुस्लिम सत्ताएं स्थापित होती हैं, फिर अलग अलग वंश स्थापित होते हैं, फिर मुगलों की सत्ता आती है। मुगलों में एक से बढ़कर एक बादशाह और शासक होते हैं, लेकिन फिर उनकी सत्ताएं को हिलाने अगर ख़त्म होती है तो फिर आके अंग्रेज ही करते हैं। और अंग्रेज़ों के आने जाने के पश्चात अब इन दोनों युद्धों के विजय के पश्चात मैंने कहा कि दिल्ली में एक हिंदू सत्ता के स्थान पर एक तुर्की सत्ता की स्थापना होती है। अब इन युद्धों में 1192 के युद्ध में यदि देखा जाए तो ऐसा माना जाता है कि गढ़वाल वंशी शासक, जो उस समय गढ़वाल वंश का शासक जयचंद था, इस जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की बजाय मोहम्मद गौरी की सहायता किया था। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसे ये लग रहा था कि मोहम्मद गौरी भी अन्य मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी की भांति वापस आएगा और आएगा, युद्ध करेगा, यहाँ से लूट खसोट करके वापस चला जाएगा। लेकिन वह ये अंदाज़ा नहीं था कि मोहम्मद गौरी भारत में सत्ता स्थापित करने के उद्देश्य से आया है। इसीलिए इस युद्ध के एक साल पश्चात ही 1193 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है। और ये चंदावर का युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और उसके सहयोगी जयचंद के बीच में। सहयोगी इसलिए बोल रहा हूँ कि द्वितीय युद्ध में यानी तराइन के द्वितीय युद्ध में इस जयचंद ने मोहम्मद गौरी की मदद किया था। लेकिन एक साल पश्चात ही अब दोनों चंदावर के मैदान में एक दूसरे के आमने सामने थे और फिर अंततः होता है कि मोहम्मद गौरी की विजय होती है और जयचंद की पराजय होती है। तो यह था मोहम्मद गौरी का तराइन के युद्ध के तुरंत पश्चात का आक्रमण, यानी एक साल के आक्रमण के पश्चात। इन सब विजयों के पश्चात मोहम्मद गौरी अपने एक गुलाम जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक,
तो इस कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ के जीते गए प्रदेशों की जिम्मेदारी देकर वह वापस चला गया। कहाँ? गजनी वापस चला जाता है। तो कहने का आशय यह है कि 1175, 1178, 1188, 1191, 1192 और 1193 में युद्धों के विजय के पश्चात, कुछ में पराजय भी है, आप जानते भी हैं, तो उसमें विजय के पश्चात जब वह भारत से वापस जाता है तो अपने जीते गए प्रदेशों की जिम्मेदारी किसको दे देता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो वही कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने अपना मुख्यालय बनाया, अपना ठिकाना बनाया लाहौर को, और लाहौर से ही जीते गए प्रदेशों की सुरक्षा करता रहा, और जहाँ तक उसे संभव हो सका उसके यानी मोहम्मद गोरी अपने स्वामी के साम्राज्य का भी विस्तार करता रहा। तो ये थी मोहम्मद गोरी की विजय। लेकिन अब सवाल ये है कि मोहम्मद गोरी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब हुआ था? तो मोहम्मद गोरी का भारत पर अंतिम आक्रमण हुआ था 1205 ईस्वी में सिंध पर, और उस समय सिंध पर खोखरों की सत्ता थी। खोखर एक जाति थी, तो इन्हीं खोखर जातियों के विरुद्ध मोहम्मद गोरी ने 1205 ईस्वी में अपना अंतिम आक्रमण किया था। और इस अंतिम आक्रमण को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि जब हम कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ाएंगे तो वहाँ भी इसका डिटेल आएगा, इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी, इसको याद करना पड़ेगा। उसके बाद जब हम इल्तुतमिश पढ़ाएंगे तो वहाँ भी इसको बताना पड़ेगा। तो 1205 ईस्वी में सिंध पर उसका किया गया आक्रमण अंतिम था। इस आक्रमण में उसे विजय प्राप्त हुई, लेकिन फिर उसके तुरंत पश्चात कहा जाता है कि नमाज पढ़ते समय किसी खोखर ने ही चाकू भोंक कर उसकी हत्या कर देता है, और अंततः मोहम्मद गोरी का अंत हो जाता है। और मोहम्मद गोरी के अंत के पश्चात फिर उसके साम्राज्य का किस तरीके से विभाजन होगा, इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में जब कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ाएंगे। लेकिन अब मोहम्मद गोरी से संबंधित दो चार चीज़ें अब और जानिए। मैंने आपको गजनवी पढ़ाते समय ही बताया था कि मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर लक्ष्मी का चित्रांकन मिला हुआ है। तो वह कौन सा मुस्लिम शासक था जिसके सिक्कों पर लक्ष्मी का चित्रांकन मिलता है? तो लक्ष्मी का चित्रांकन मिलता है मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर। इसके अलावा देखिए, मोहम्मद गोरी के विषय में ये कहा जाता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति था कि उसने कभी हार नहीं मानी, कभी उसने पराजय को स्वीकार नहीं किया। उसने अपने जीवन में तीन बड़े युद्धों में पराजय, 3 का मतलब 1178 में अन्हिलवाड़ा, 1191 में तराइन का युद्ध, उसके पश्चात 1205 में जब वह भारत पर अपना अंतिम आक्रमण किया था, उसके ठीक पहले जब उसके गुलाम, उसके सेनापति भारत में साम्राज्य की विस्तार कर रहे थे, उसके साम्राज्य की सुरक्षा कर रहे थे, तब वो मध्य एशिया के राज्यों में भी मध्य एशिया के राज्यों को जीतने के लिए कोशिश कर रहा था। और वहाँ पर 1205 ईस्वी में ही अंधखुद के युद्ध में भी पराजित हुआ था। तो इन 3 युद्धों में पराजय के पश्चात आप सोचिए 1205 ईस्वी में मध्य एशिया में एक बड़े युद्ध अंधखुद में पराजित होता है। उसके तुरंत पश्चात वह वहाँ से जब भाग कर आता है तो खोखरों के विरुद्ध अपना अभियान करता है, और खोखरों के विरुद्ध अभियान में वह विजयी होता है। लेकिन उसके पश्चात ही उसकी हत्या कर दी जाती है नमाज पढ़ते समय। तो ये था मोहम्मद गोरी के जीवन से संबंधित कुछ चीज़ें। अब इसके विषय में जो इसके गुलाम थे, जो इसके सेनापति थे, उनके विषय में हम चर्चा करेंगे अब अगले टॉपिक में, जब आपको हम कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ाएंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मतलब ये है कि भारत में पहली तुर्की सत्ता और भारत का पहला मुसलमान वंश, जिसे गुलाम वंश, किसे दास वंश, इसे को इल्बरी वंश या अलग अलग वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो कुल उसे हम भारतीय इतिहास में सल्तनत काल की उपमा दी जाती है। और इस सल्तनत काल में गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी, ये 5 वंशों का अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात फिर हम मुगलों में आएंगे। तो ठीक है, यह क्लास यहीं से समाप्त करते हैं। आप को वीडियो अगर ठीक लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और बाकी
हमारे जितने दोस्त लगातार वीडियो को देख रहे हैं वो सभी सब्सक्राइब कर ही लिए हैं, तो इसलिए से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर मिले, इसलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप लोग तो कंटिन्यू देख ही रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब तो कर ही लिए हैं, इसको और अपने दोस्तों तक आगे तक शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।